नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम ज्योतिष जिज्ञासा। एक ऐसा कार्यक्रम जहां मैं आपकी जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब देता हूं, शांति करता हूं जिज्ञासाओं की जो निरंतर आपके मन में उत्पन्न हो रहे हो। तो चलिए बिना विलंब किए कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली जिज्ञासा है आदित्य सिंह गौड़ की। इन्होंने पूछा है, कन्या लग्न में राहु पंचम में मंगल से दृष्ट तथा शनि और शुक्र की युति चतुर्थ में हो तो क्या राहु को मुख्य ग्रह मानकर गोमेद पहन सकते हैं? कन्या लग्न की कुंडली में निसंदेह गोमेद धारण किया जा सकता है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। परंतु मुख्य ग्रह मानने की जहां तक बात है तो कन्या लग्न की कुंडली में शुक्र की स्थिति, जैसा कि आपने बताया शुक्र और शनि की युति जो है चतुर्थ में है, तो शुक्र की स्थिति को देखिए, बुध की स्थिति को देखिए। अगर ये सभी ग्रह कमजोर हैं, यानी बुध भी कमजोर पड़ रहे हैं, शनि भी कमजोर पड़ रहे हैं, शुक्र भी कमजोर पड़ रहे हैं। हालांकि मैं कन्या लग्न की कुंडली के लिए मुख्यतः दो ही लग्नों की चर्चा आपके लिए रखूंगा और वो है शुक्र और बुध। अगर इन दोनों ग्रहों के पास बिल्कुल बल नहीं है, इनका बलाबल बेहद कमजोर है, तब फिर मुख्य ग्रह के रूप में आप चाहें तो राहु का चुनाव कर सकते हैं। अब बारी आती है गोमेद रत्न धारण की। वो तो आप वैसे ही धारण कर लीजिए। गोमेद रत्न धारण करने की मनाही मैं नहीं करूंगा। इस लग्न में गोमेद से आपको लाभ मिल सकता है, त्रिकोण के राहु लाभ प्रदान करते हैं। लेकिन गौर करिए कि पंचम का राहु जो है मंगल की दृष्टि से दृष्ट है, आपने जैसा कहा। अब ऐसी अवस्था में जबकि वो मंगल से दृष्ट है, अब सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं पेट से संबंधित थोड़ी परेशानी भी उत्पन्न करेगा, जिसमें पेट में जलन इत्यादि की शिकायत होगी। तो खान पान पर बहुत ज्यादा नियंत्रण आपको रखना होगा। गोमेद धारण करने में कोई मनाही नहीं है, लेकिन मुख्य ग्रह हो सकता है आपकी कुंडली में बुध और शुक्र। इन दोनों में से पहले देख लीजिए परिस्थिति किसकी अच्छी बन रही है, इनमें से पहले किसी का चुनाव करिए और जरूरत पड़े तो इनमें से भी किसी को बलि करने का प्रयत्न करिए। परिमल पटेल जी हैं, इन्होंने पूछा है, मेरी वृश्चिक लग्न की कुंडली में पंचम भाव पर शनि बुध चंद्रमा राहु की दृष्टि है, लेकिन राहु चलित में दशम का फल दे रहे हैं, गुरु दशम में पाप कर्तरी योग में हैं, तो क्या मेरे बेटे को आजीवन जिंदगी में हर कदम पर संघर्ष करना पड़ेगा? मेरी वृश्चिक लग्न की कुंडली में पंचम भाव पर शनि बुध चंद्रमा राहु की दृष्टि है, लेकिन राहु चलित में दशम का फल दे रहे हैं, गुरु दशम में पाप कर्तरी योग में है। ठीक है, तो क्या मेरे बेटे को आजीवन जिंदगी में हर कदम पर संघर्ष करना पड़ेगा? जी हां, देखा जाए तो जन्म कुंडली के पंचम से प्रथम पुत्र या प्रथम संतति की गणना होती है। अब पंचम भाव देखिए, संतति की गणना तो कुंडली में सदैव पंचम भाव से ही होगी और कारक उसके गुरु ही होंगे। गुरु पीड़ित हो, पंचम भाव पीड़ित हो तो निसंदेह संतति को आगे बढ़ने में संघर्ष करना पड़ेगा। यह हुआ पहला पक्ष। अब देखिए, आपकी कुंडली में जब इस तरह की ग्रह स्थिति बनी है तो इसका सीधा सा मतलब है कि इससे ही संबंधित स्थिति कमोबेश आपके बच्चे की भी कुंडली में होनी चाहिए। बड़ी ध्यान से सुनिए और समझिए। घटने वाली घटनाएं एकाकी रूप से कभी नहीं घटित होती। यानी आपकी कुंडली में योग बना है परंतु बच्चे की कुंडली में तो स्थिति बहुत मजबूत है, तो आपकी कुंडली फिर व्यर्थ हो सकती है। ऐसा नहीं है। देखिए, जन्म कुंडली का पंचम भाव केवल संतान का नहीं है, मुख्यतः ये सुत का भाव, लेकिन इससे प्रेम का भी विचार होता है, इससे आपके पेट का भी विचार होता है, इससे आपकी शिक्षा का भी विचार होता है। कुल मिलाकर के इस तरह की स्थिति का सबसे प्रारंभिक प्रभाव आपकी शिक्षा पर पड़ता है। ध्यान से सुनना और समझना जरूरी है। इसका सीधा प्रभाव पहले आपकी शिक्षा पर पड़ता है, फिर इससे ऊपर प्रेम जीवन पर, फिर इससे ऊपर खान पान के चलते पेट से संबंधित परेशानी, इसके बाद आती है संतति की। अब जरा समझिए, मान लीजिए कि आपने अपने जीवन काल में आप खुद ऐसा देखते हैं कि आपकी शिक्षा अधूरी रह गई, शिक्षा बाधित हो गई, तो कहीं ना कहीं इस भाव का प्रभाव रहा है। आपको पेट से संबंधित परेशानी है, इत्यादि परेशानियां हैं आपको।
अब कमोबेश आपके बेटे की कुंडली में भी परेशानी है। तो इस परेशानी के चलते, क्योंकि ये आपकी कुंडली के भाव प्रदर्शित कर रहे हैं, आपके कष्ट को प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन ये कह ये भी रहे कि संतति को भी, क्योंकि पंचम के कारक पीड़ित हो रहे हैं पूरी तरह से, भाव कारक सब पीड़ित हो रहे हैं। अब इस अवस्था में कहीं आपके बेटे की भी कुंडली में ऐसी ग्रह स्थिति है तो हां, ये प्रबल कष्ट की बात को दर्शा रहा है। लेकिन अब आप देखते हैं कि आपके बेटे की कुंडली में ऐसी कोई परेशानी नहीं है, संघर्ष की स्थिति नहीं, उसका लग्नेश बहुत मजबूत है, उसके पंचमेश, उसके भाग्येश, उसके कर्मेश बहुत मजबूत हैं। तो इसका मतलब और भी कुछ है। वो क्या? फिर संभव है कि आपकी संतति विकास करेगी, आपसे सदैव दूर रहेगी। क्योंकि ये क्या कह रहा है? संघर्ष, भावपति, भाव कारक पीड़ित आप बता रहे हैं मुझे। तो ये जो पीड़ित हो रहे हैं, और संतति पहले तो है, पहली बात तो संतति सुख ही ना हो, तो संतति सुख है। संतति सुख है तो आज के इस परिवेश में एक पॉइंट और भी हो सकता है कि संतति आपसे दूर चली जाए। आज की इस परिवेश में तो हर घर की कहानी है। तो एकाएक हम ये नहीं मान करके चल सकते हैं कि आपके बच्चे को हर कदम पर संघर्ष करना पड़ेगा। हां, ये भी एक पॉइंट है, ये ही नहीं है, ये भी एक पॉइंट है कि आपके बच्चे को संघर्ष करना पड़ेगा, पर ये भी है, हो सकता है उसकी कुंडली में ऐसी स्थिति न हो। मिस तिवारी, इन्होंने लिखा है कि एकादश भाव में कन्या राशि में सूर्य 3 अंश पर और चंद्रमा 16 अंश की युति। सूर्य चंद्रमा स्वनक्षत्र के हैं, किंतु राहु और शनि से दृष्ट हैं। सूर्य का क्या फल होगा? सूर्य षडबल में सबसे बलवान है, जीवन में आत्मविश्वास में कमी आ रही है, ऐसा क्यों? षडबल में बली होने के बावजूद आपके सूर्य पर शनि राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो सीधी सी बात है कि शनि और राहु की जब दृष्टि पड़ेगी तो सूर्य बिल्कुल कमजोर होंगे। तो षडबल में बलवान होने के बावजूद आपके सूर्य पीड़ित हो रहे हैं। पहले तो आप ये देखिए कि आपकी कुंडली में सूर्य जो है वो मृत अवस्था के हैं, क्योंकि आपने लिखा है कि कन्या राशि में, तो कन्या राशि में 3 अंश पर होने का मतलब है सूर्य मृत हैं। अब ऐसे सूर्य पर, सूर्य के साथ चंद्रमा भी युत है, तो ये चंद्रमा भी अमावस्या के करीब का हो गया। अब सूर्य और चंद्रमा दोनों अमावस्या से पार हो चुके हैं, क्योंकि 3 अंश पर सूर्य और 16 अंश पर चंद्रमा है, तो अमावस्या पार कर चुका है, लेकिन फिर भी है तो ये चंद्रमा कमजोर। और ऐसे चंद्रमा पर भी राहु और शनि की दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि जब सूर्य पर पड़ रही है तो राहु शनि चंद्रमा पर भी पड़ रही है, तो चंद्रमा भी पूरी तरह से पीड़ित हुआ, यानी मन कमजोर पड़ रहा है। और ऊपर से सूर्य की जो स्थिति आप बता रही हैं वो षडबल में बली होने के बावजूद कहीं ना कहीं पाप दृष्ट है। तो आप अपने सूर्य को और अच्छा मजबूत बलवान करिए, सूर्य को बलि करिएगा, तो जरूर आपको इससे फायदा मिलेगा। क्योंकि वृश्चिक लग्न की कुंडली की आप ये चर्चा कर रही हैं, तो इस कुंडली में आपको अवश्य अपने सूर्य को, अपने चंद्रमा को बलि करना चाहिए। तो सूर्य को बलि करिए, तो जो आपको आत्मविश्वास में कमी मिल रही है वो कमी दूर होगी। बाकी सूर्य लाभ भाव में होकर के लाभ का अच्छा फल दे सकते हैं, लेकिन शनि की दृष्टि से दृष्ट होने के चलते कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में कमी ही आ रही है, मान सम्मान में कमी हो जाती है। स्वास्थ्य में, चूंकि छठे से छठा होने के चलते लाभ भाव भी रोग को प्रदर्शित करता है, तो हड्डियों में, जोड़ों में दर्द से संबंधित परेशानी की संभावनाएं बनाता है। तो आप अपने सूर्य को ठीक करिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, रविवार को नमक का त्याग करिए, इन सभी उपायों से अपने सूर्य को ठीक करिए। अभिषेक जी हैं, इन्होंने पूछा है कन्या लग्न की कुंडली में गुरु 11वें भाव में वक्री होकर के 21 डिग्री पर हैं और उन पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, जीवन में धन की स्थिति कैसी रहेगी? कन्या लग्न की कुंडली में गुरु 11वें भाव में, ठीक है, तो कर्क राशि में बहुत अच्छा है, वक्री होकर के बैठे हैं, उच्च राशि में वक्री होकर के नीच के समान फल दे रहे हैं, ठीक। उन पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। देखिए, मैं आपको एक सबसे पहला पॉइंट तो ये क्लियर कर दूं कि लाभ के लिए, चूंकि कन्या लग्न की कुंडली में, अगर कन्या लग्न की कुंडली में अगर देखा जाए तो देवगुरु 2 केंद्रों के स्वामी होकर के जाकर के लाभ भाव में बैठे हैं, तो लाभ के दृष्टिकोण से स्थिति ठीक है, ऐसा नहीं कहेंगे। लेकिन चूंकि वक्र अवस्था में नीच के समान फल दे रहे हैं, अब पहले तो आप नौमांश में जाकर के देखिए कि कहीं गुरु नौमांश में नीच के तो नहीं है ना। अगर नौमांश में नीच के नहीं है तब फिर ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है। अब गुरु पर शनि की दृष्टि से लाभ बाधित जरूर होगा, लेकिन फिर भी अगर नीच का भी फल गुरु देते हैं तब भी आय की स्थिति बनेगी। तो इसका क्या मतलब निकल करके आया कि शनि की दृष्टि के चलते लाभ में बाधा उत्पन्न होगी, देरी होगी, दिक्कत आएगी, पर धनागमन होगा, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं। उदयराज, इन्होंने पूछा है कि धनुलग्न की कुंडली में गुरु शनि मंगल शुक्र बुध ये सभी ग्रह अपनी ही राशि से षडाष्टक योग बना रहे हैं, जिसमें लग्न, पराक्रम भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम, लाभ, व्यय, ये सभी भाव प्रभावित हो रहे हैं। तो कैसा जीवन रहेगा? देखिए, ये केवल आपके लिए नहीं, मैं सबके लिए कहना चाहता हूं, जन्म कुंडली में जब भी भावपति अपने भाव से षडाष्टक योग बनाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके भाव का प्रभाव संपूर्ण रूप से वो प्रदान नहीं कर पाते हैं। जब भी कुंडली में कोई ग्रह भाव से, ग्रह से, राशि से जब षडाष्टक योग बनाता है तो वो स्वयं कमजोर होता है, और वो जिस राशि या भाव का अधिष्ठाता होता है, मालिक होता है, उसे भी वो कमजोर कर देता है।
तो अब आपने तो लगभग सारे भाव ही गिनवा डाले हैं। अब अगर ऐसी स्थिति सचमुच कुंडली में बन रही कि हर ग्रह ही ऐसी स्थिति में है, तब तो कहीं ना कहीं जीवन में इस संघर्ष को प्रदर्शित करेगा। देखिए, षडाष्टक योग की एक सबसे बड़ी कहानी यही है कि जीवन में संघर्ष बहुत ज्यादा होगा। अब इसका यह मतलब नहीं कि आप असफल रहेंगे, इसका यह मतलब है कि आपको पग पग पर आम लोगों की अपेक्षा संघर्ष थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। हर जगह आपको परीक्षा ही देनी पड़ेगी। देखिए, परीक्षा देने को मैं बुरा नहीं कहूंगा। अगर आपको संघर्ष करना पड़ रहा है, परीक्षा देनी पड़ रही है, इसके बाद भी अगर आप सफल हो जा रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। परंतु हाँ, ये इसी बात की सूचना है कि संघर्ष तो रहेगा जीवन काल में। क्या करें? देखिए, जब ऐसी स्थिति कुंडली में बन रही हो कि हर जगह परेशानी ही परेशानी और हर भाव कहीं ना कहीं पीड़ित हो रहा हो, तो आप किस लग्न की चर्चा कर रहे हैं? धनु लग्न की चर्चा कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि सूर्य नैसर्गिक ऐसे ग्रह हैं जो सभी ग्रहों के दोष को दूर कर देते हैं। समझ रहे हैं आप? इस सूत्र मैंने पूर्व में बता रखा है। तो आप और बाकी ग्रहों को तब छोड़ दीजिए। हाँ, लग्नेश को आप ठीक करने का प्रयत्न करिए। अब लग्नेश की स्थिति को आपने केवल ऐसा लिखा है कि सब षडाष्टक योग अपनी ही राशि से बना रहे हैं, कहाँ बैठे हैं ये देखना जरूरी है। तो पहले अपने गुरु को और अपने सूर्य को, इन दो ग्रहों को आप अपनी कुंडली में ठीक करिए, हो जाएगा सब कुछ। संघर्ष रहेगा आपके जीवन काल में, याद रखिएगा, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। माधुरी दुबे हैं, इन्होंने पूछा है, कुंभ लग्न की कुंडली में शनि चतुर्थ भाव में स्थित हैं, परंतु चलित में तीसरे भाव का फल दे रहे हैं, लेकिन नौमांस कुंडली में मीन राशि में 11वें भाव में स्थित हैं। शनि का क्या फल होगा? क्या नीलम धारण कर सकते हैं? क्या उपाय करें? कुंभ लग्न की कुंडली में शनि चतुर्थ भाव में स्थित है, परंतु चलित में तीसरे भाव का फल दे रहे हैं। नौमांस में कुंडली में मीन राशि में बैठे हुए हैं, 11वें भाव में स्थित हैं। शनि का क्या फल होगा? शनि अच्छा फल देंगे। अगर देखा जाए तो कुंभ लग्न की कुंडली में आप कह रहे हैं कि शनि चतुर्थ भाव में बैठे दिखाई आपको पड़ रहे हैं, लेकिन फल जो है वो दे रहे हैं तीसरे का। तो मेष राशि का वो फल दे रहे हैं, वृषभ में बैठे दिखाई पड़ रहे हैं, और चलित में मीन स्वगृही हैं, गुरु की राशि में बैठे हुए हैं। तो अगर गुरु की राशि में बैठे हुए हैं तो यहाँ पर जन्मांक में चूंकि शनि आपके नीच का फल दे रहे हैं, परंतु चलित में नौमांस में नीच के नहीं है, नीचा भिलासी हैं। मीन राशि में हैं वो, और मीन राशि के बाद मेष राशि आती है, तो नीचा भिलासी हैं। अब मैं आपको एक सलाह देता हूं, ऐसी स्थिति में जहां कि शनि नीच का ही फल दे रहे हैं, क्योंकि चलित फल को प्रदर्शित करता है, तो मेरी राय तो यही रहेगी कि आप नीलम धारण न करें। नीलम धारण करने की जगह कुंभ लग्न की कुंडली के लिए सर्वाधिक योग कारक शुक्र को माना गया है, इनके रत्न के बारे में विचार करिए। उर्मितांडन, ठीक है, ये जो नाम भी हो, आप अपने प्रश्न को सुनिए और समझ लीजिए। मेष लग्न की कुंडली में नवम भाव में सूर्य, गुरु और राहु हो तो क्या फल होगा? उस पर भी राहु की महादशा चल रही है। मेष लग्न की कुंडली में नवम भाव में सूर्य और गुरु का होना बहुत अच्छा है, राहु भी साथ हैं तो ये भी बहुत अच्छा है। ये राहु बहुत अच्छा और शुभ फल देंगे। राहु की दशा का चलना अब आपकी उम्र पर निर्भर करता है, उम्र के किस पड़ाव पर हैं। अगर आप प्रारंभिक दौर में हैं, शिक्षा के क्रम में हैं, तब तो इस राहु की दशा को मैं ठीक नहीं कहूंगा। ये कहीं ना कहीं आपके शिक्षा को बाधित कर देंगे, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, चिड़चिड़ापन तो आप उम्र के किसी भी पड़ाव पर होंगे तो आएगा। लेकिन अगर आप इस राहु के फल को समझना चाहते हैं, फल को कैसे समझेंगे? राहु की दशा कोई 1-2 दिन की है ना, 18 साल की दशा है। अब 18 साल जैसे दीर्घकालिक समय का हमें अगर फलाफल निकालना है, तो उस अवस्था में हम ये देखेंगे कि कितना लाभ और कितना हानि। त्रिकोण के का ग्रह जो है हमेशा से अच्छा प्रभाव देने के लिए जाना जाता है, विशेष करके पापक ग्रह वहां बैठा है तो वो भाव को कमजोर कर देता है और खुद को बलि कर लेता है। लेकिन आपके केस में यहाँ भाव को भी कमजोर वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि भावपति वहीं पर बैठे हुए हैं। तो जब भावपति वहीं पर बैठे हुए हैं, भले गुरु राहु को यहाँ पर देखें तो चांडाल और ग्रहण लगा हुआ है, पर इसके बावजूद भाव को वो कमजोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भावपति वहीं बैठे हैं। तो ज्योतिष का एक दूसरा सूत्र लागू हो जाता है कि जब किसी भाव में ग्रह स्वगृही है और उसके साथ राहु केतु बैठ जाए, तो बल्कि उसके भाव के साथ, अब यहाँ गुरु राहु की युति के चलते और सूर्य राहु के चलते अंश वाइज कितनी दूरी है वो देखने का विषय है। आपके जीवन काल में संभव है कि बेहतर करने के बावजूद कई बार वो जो यश मान आपको मिलना चाहिए उसमें थोड़ी कमी आ सकती है। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि ये राहु आपके लिए लाभप्रद ग्रह है, ये राहु खराब नहीं है। याद रखिएगा, इस राहु की दशा आपके लिए सदैव फायदेमंद रहने वाली है। हाँ, शिक्षा के क्रम में है तो कई बार थोड़ा अप एंड डाउन, उतार चढ़ाव, राहु शॉर्टकट की तरफ जाने के लिए प्रवृत्त करा देते हैं, मन पढ़ाई में कम लगता है, इधर उधर की चीज़ों में ज़्यादा मन लगने लगता है, ये होगा। पर ऐसा नहीं कि आपकी पढ़ाई नहीं होगी। लेकिन अगर आप उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहाँ पढ़ाई वगैरह हो चुकी है, तो फिर राहु बहुत अच्छा है।
ललिता जी हैं, इन्होंने पूछा है मेष लग्न की कुंडली में शुक्र षष्ठ भाव में और बुध सप्तम में हो तो वैवाहिक जीवन कैसा होगा। सीधी सी बात है, यहाँ शुक्र और बुध ने आपस में परिवर्तन किया हुआ है, लेकिन मैं कई बार अपने कार्यक्रमों में इस बात को दोहरा चुका हूं कि जरूरी नहीं है कि सभी परिवर्तन को हम श्रेष्ठ परिवर्तन ही कहेंगे। अब जैसे इसी परिवर्तन को ले लीजिए, कोई बहुत श्रेष्ठ परिवर्तन नहीं है। अब इसके चलते दाम्पत्य जीवन में कलह मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती रहेगी। अब जरा गौर करिए तो षष्ठ पति का जाकर के सप्तम में और सप्तम पति का षष्ठ में, शुक्र षष्ठ में असल में देखा जाए तो कारक होते हैं, लेकिन अगर अकेले हैं तो भाव निष्फल करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में परेशानी मतभेद की स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। बाकी आप ललिता लिखा है आपने, तो आपकी कुंडली के लिए देखिए, किसी भी घटना को घटित होने के लिए हम एकदम से ऐसे नहीं कह सकते हैं कि नहीं अब एकदम से खराब होगा। जैसे आपने ये सूत्र मुझसे पूछा तो मैंने कहा यह परेशानी की सूचना दे रहा है। सूचना शब्द का इस्तेमाल करने का मतलब यही है कि अब संभव है कि आपकी कुंडली में गुरु बहुत अच्छी स्थिति में है, शुभ ग्रह की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही, तो एकदम से ऐसा नहीं होगा। नौमांश में मान लीजिए कि दाम्पत्य बिल्कुल खराब नहीं दिखता है, तो ये कई तरह की बातें हैं। आज के इस परिवेश में दाम्पत्य खराब होने के बहुत मायने हैं। आप दोनों अपने अपने काम में व्यस्त रहने वाले लोग हैं, पति हमेशा यात्रा में रहते हैं, तो ये कई तरह की चीजें हैं जो दाम्पत्य खराब की को प्रदर्शित करता है। लेकिन आप भीतर से जब साथ हो तो बहुत अच्छा आपके साथ प्रेम संबंध है आप दोनों के बीच, तो यहाँ दाम्पत्य को खराब तो नहीं कहेंगे। तो एकदम से दाम्पत्य खराब तब शब्द तो नहीं कह सकता, मैं कह रहा हूं सूचना मिल रही है। अब निर्भर करता है गुरु इत्यादि को देखना और समझना। ये हैं शबनम परवीन खान, इन्होंने पूछा है कुंभ लग्न के छठे भाव में शुक्र और मंगल की युति है, क्या फल देगा? क्या इंसान गलत काम में लगेगा? क्योंकि शनि 12वें भाव के मकर राशि में है। देखिए, शुक्र और मंगल की युति कुंडली के षष्ठ में, सप्तम में, पंचम में, लग्न में, इन भावों में हो, चतुर्थ में भी, तो इन भावों में हो तो हाँ चारित्रिक कमी को प्रदर्शित करता है। ऊपर से यदि शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। अब यह निर्भर करता है कि कुंडली किसकी है, पुरुष की है या स्त्री की है, क्योंकि यहां पर शुक्र जो है शनि की दृष्टि से दृष्ट हुआ है। तो स्त्री की कुंडली है तो शुक्र और मंगल की युति से ज्यादा स्त्री की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को समझना ज्यादा जरूरी है कि चंद्रमा किस स्थिति में है। बाकी मंगल यहां शनि शुक्र के साथ युति बनाकर के शनि की दृष्टि से दृष्ट हुआ है, तो यहां अगर ये युवक की कुंडली है, पुरुष की कुंडली है, तो उस अवस्था में दुर्घटना की भी संभावना है, चरित्रहीनता की भी स्थिति को यह प्रदर्शित करता है। स्त्री की कुंडली है तो ये पूर्णतः चरित्रहीनता को तो मैं नहीं प्रदर्शित करते कहूंगा, लेकिन हाँ संभावना उसी की है, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ी। अगर उस अवस्था में चंद्रमा भी कुंडली में पीड़ित पाया जाएगा, क्योंकि मंगल तो पीड़ित हुआ है, अब अगर चंद्रमा भी पीड़ित हुआ है तो फिर उस अवस्था में हाँ जातक को ये गलत आदतों की ओर अवश्य धकेलेगा। मुकेश सिंघल जी हैं, इन्होंने पूछा है कर्क लग्न, मंगल 12वें भाव में, वक्री शनि छठे भाव में, क्या मैं लाल मूंगा पहन सकता हूं? शुक्र भी 12वें भाव में बैठे हैं पर मंगल से दूरी है। अच्छी बात है, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि अंश वाइज दूरी है। कर्क लग्न और मंगल 12वें भाव में, यानी कर्क लग्न की कुंडली में मंगल का जाकर के 12वें भाव में मिथुन राशि में बैठना और शुक्र और मंगल की युति क्या फल देगी? क्या शुक्र और 12वें भाव में, वक्री शनि छठवें भाव में, क्या मैं लाल मूंगा पहन सकता हूं? पहले तो मैं बता दूं कि कर्क लग्न की कुंडली के लिए मंगल सर्वाधिक योग कारक ग्रह है। मूंगा अवश्य धारण करना चाहिए, लेकिन आपका मंगल 12वें में बैठा हुआ है और ऊपर से आप कह रहे हैं शनि षष्ठ में बैठे हैं, तो षष्ठ शनि के संबंध 12वें से बन रहे हैं। अगर जन्म कुंडली का छठवां भाव दुर्घटना का है तो उसके सामने 12वां भाव होने के चलते वो भाव भी दुर्घटना को प्रदर्शित करेगा। याद रखिए कि जन्म कुंडली का यदि सप्तम भाव दाम्पत्य का है तो दाम्पत्य का विचार लग्न से भी होगा। यानी अगर कुंडली का लाभ भाव, एकादश भाव लाभ को प्रदर्शित करता है तो पंचम भी फिर लाभ को प्रदर्शित करेगा। यदि जन्म कुंडली का दूसरा भाव धन को प्रदर्शित करता है तो अष्टम भी धन को प्रदर्शित करेगा। अब ये अलग बात है गुप्त धन को। वैसे ही अब यहाँ जो आपने प्रश्न पूछा है, इस प्रश्न को जरा समझने का प्रयत्न करिए। तो आपने कहा कि शुक्र मंगल जो है वो लग्नेश होकर के कर्क लग्न में मंगल जाकर के कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं। हम शुक्र को अभी अलग कर देते हैं तो शनि मंगल का दृष्टि संबंध तो है जो दुर्घटना और विस्फोट की स्थिति को बनाता है। अब हम ऊपर से आपको मूंगा अगर धारण करा दें तो ये विस्फोटात्मक स्थिति बन जाएगी और दुर्घटना, एक्सीडेंट, जिसमें पैर को हानि होना इत्यादि की स्थिति बनेगी। अब हम मान लेते हैं कि आपने कहा कि शुक्र मंगल के साथ है तो जरूर, परंतु शुक्र और मंगल के बीच दूरी है। चलिए मैंने माना, लेकिन शुक्र पर शनि की दृष्टि तो है ना, और शुक्र पर शनि की दृष्टि पुरुष की कुंडली में ये पूर्णतः वीर्य क्षय की स्थिति को प्रदर्शित करता है। जातक हर प्रकार से अपना वीर्य क्षय कर देता है, तो ये कहीं ना कहीं ठीक तो नहीं माना जाएगा। ऊपर से अगर मैं आपको मंगल का रत्न धारण करने की सलाह देता हूं तो मंगल और बली होगा और फिर शुक्र को वो और खराब करेगा। तो आपको भूल कर भी मूंगा नहीं पहनना चाहिए।
सुरेश मोहंती हैं, इन्होंने पूछा है, मेरी मिथुन लग्न राशि है, चतुर्थ में शनि गुरु हैं, क्या यह सच है कि जिसके चतुर्थ में शनि हो उसे रोज 4 बूंद शराब की पीनी चाहिए ताकि शनि का खराब फल न मिले? क्या यह सही है? मैं शराब नहीं पीता। तो ये साहब, ऐसा ज्योतिष में कहाँ लिखा है मैं नहीं जानता हूं, पर ऐसा ज्योतिष में भी लिखा जाने लगा है तो ये बड़ा विचारणीय हो जाएगा। देखिए, शराब अगर पीना इतना ही अच्छा होता या है तो बाकी कहीं नहीं जाने की आवश्यकता है। अगर आपके घर में आपके बच्चे हैं तो आप एक बार रोज उनको 4 बूंद कल से पिलाना शुरू कर दीजिए। रोज अपने पत्नी, अपने बच्चे, इन सबको रोज 4-4, मैं ज्यादा की मांग नहीं कर रहा हूं, 4-4 बूंद ही पिलाइए रोज, लेकिन पिलाना है, पिलाइए 4-4 बूंद। फिर देखते हैं शनि खराब होते हैं कि अच्छे होते हैं। विश्वास मानिए, जिंदगी खराब हो जाएगी। शनि खराब करने की बात कौन कह रहा है? ज्योतिष में ऐसे कोई सूत्र नहीं बताए गए हैं जो शास्त्रोचित न हो। याद रखिए, यह ज्योतिष वेद का नेत्र है और ऐसे किसी बात की पुष्टि नहीं करता है। शराब के मायने लोग अभी तक कायदे से नहीं जानते हैं। लोग शराब को देवताओं से जोड़ देते हैं कि शराब तो देवता भी पीते थे। दुर्गा सप्तशती में एक जगह आया है, गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़ मधु यावत पिबाम्यहम मया त्वयि हतेत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवता। देवी कह रही हैं कि गरज लो जितना तुमको गरजना है, बस रुको एक क्षण जब तक मैं मधु का पान कर रही हूं। अब मधुपान का यहां क्या अर्थ है? क्या देवी शराब उस समय पी रही थी? मैं यहां आपको बताना चाहता हूं कि आयुर्वेद में औषधियों के कई तरह के रूप बताए गए हैं, कई तरह के रूप बताए गए हैं, परंतु जिस शराब की चर्चा आप कर रहे हैं वो शराब की तो चर्चा कहीं नहीं है। एक नंबर 2, आपको पता है भांग जो भोलेनाथ पर चढ़ता है, शास्त्र में, आयुर्वेद शास्त्र में उस भांग को खाने का महीना बनाया हुआ है। कुछ समय खाने से स्वास्थ्यवर्धक लाभ होता है, पर यह ध्यान रखना जरूरी है देश काल परिस्थिति। क्या देश काल परिस्थिति के अनुसार हमारा खान पान उस तरह का है कि हम भांग को खाएं? भांग को क्या ओरिजिनल वो भांग हमें मिल रहा है और उस विधि से हम उस भांग को खा रहे हैं? तो हमने केवल भगवान की चीजों में हमने कहीं पढ़ा। और यहां भी ध्यान रखिएगा कि शराब जहां वारुणी या शराब शब्द का जहां इस्तेमाल, मधु शब्द का जहां इस्तेमाल है, ये वो शराब की चर्चा नहीं है जिस शराब की बात हम करें। वो शराब इंद्र पी रहे हैं, उनके स्वर्ग की बातें, ये बड़ी गंभीर और रहस्यात्मक कोडात्मक बातें हैं, केवल कोड है ये। आप जिस बातों को सुने हैं, पढ़े हैं और जिस पर लोग अभी भी लोग क्या कहते हैं ना कि कृष्ण ने इतनी शादियां, सिर्फ कृष्ण ने कहीं कोई शादी की ही नहीं थी, और जिस शादी की चर्चा की जाती है वो कितना गंभीर रहस्य है, उस रहस्य को कोई समझता नहीं। तो भगवान को सामने रख करके पहले तो उदाहरण नहीं होना चाहिए। एक दूसरा, आपने ये जो शब्द कहा, ज्योतिष शास्त्र ऐसी अमर्यादित बात कभी कह ही नहीं सकता, और अगर ऐसा कहता है तो फिर वो ज्योतिष नहीं हो सकता। ऐसा ज्योतिष नहीं कह सकता। ज्योतिष और ज्योतिष को बताने वाला ज्योतिषी, ज्योतिष को बताने वाला ज्योतिषी, वेदो नारायण साक्षात, वेद को नारायण कहा गया है। वेद का अध्ययन करने वाला साक्षात नारायण का स्वरूप हो जाता है। वेद का ही नेत्र है ज्योतिष, उसको पढ़ने वाला, उस पर मंथन करने वाला चांडाल हो जाएगा। इस तरह की बात फिर वही कर सकता है जो राक्षस हो, देव तो नहीं कर सकता। वेदो नारायण साक्षात, नारायण तो ये नहीं कह सकते कि 4-4 बूंद शराब पियो। जो चीजें, अब मैंने क्या उदाहरण दिया कि क्या आप ये चाहेंगे कि आप अपने बच्चे को, विशेष करके अगर आपका बच्चा छोटा हो तो अभी से उसको पिलाना शुरू कर दिया जाए? क्योंकि उसका शनि खराब होना न होना अलग विषय है, साहब जिंदगी खराब हो जाएगी। तो ऐसे ग्रह कहां से किसी के ठीक हो सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप नहीं पीते हैं तो खैर बताना ही नहीं। ऐसी बातें सुनते भी क्यों हैं आप लोग? ऐसी कई बातें मेरे सामने आती रही हैं। बीते दिनों में मैंने कहीं सुना था कि, कई बार मैंने इसका खंडन भी किया, बताया कि सुनने में आया कि गुरु कहाँ है कुंडली में तो पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसी बातें सुनते ही क्यों हैं? सुनने में भी दोष लगता है, पाप लगता है, सब सुनना भी नहीं चाहिए।
याद रखिए, जरूरी नहीं है कि हम पाप करें, कई बार श्रवण भी पाप करा देता है, तो श्रवण भी नहीं करना चाहिए। गो निंदा, ब्राह्मण निंदा, गो हत्या की बात हो रही हो तो ये सुनना भी पाप है। अगर आप उसको रोक नहीं सकते तो कम से कम सुनिए भी मत, या तो रोकिए, उसी तत्क्षण रोकना चाहिए, ऐसा कोई भी कर रहा हो तो। लेकिन अगर आप नहीं रोक सकते, सुन रहे हैं, सुनने में आपको आनंद आ रहा है, तो विश्वास रखिए कि जितना पाप वो करेगा उतने पाप के हकदार आप होंगे। तो ये शराब पीने का जो पाप है, अब एक उदाहरण समझिए, इससे में अगर कोई, मैं हर जाति के लिए कहता हूं, शास्त्र ब्राह्मण के लिए कहता है कि अगर ब्राह्मण शराब पिए तो ये महापातक पाप है उसके लिए। तो ग्रह तो सबके लिए बनाए गए हैं, अगर कोई पिए तो ये महापातक पाप की संज्ञा में है। महापातक पाप को कहा गया है त्रिभिर वर्षेस त्रिभिर मासेस त्रिभिर पक्षेस त्रिभिर दिने, 3 दिन में उसके प्रभाव दिखाई पड़ जाएंगे। तो बहुत बड़ा गंभीर शास्त्र है। आपको जो बताने वाले लोग हैं वो शास्त्र से दूर, उनको दूर दूर तक शास्त्र से कोई मतलब नहीं रहा है, वो केवल और केवल फ्रॉड वाली बातें करते हैं। तो इस तरह की बातें दिमाग में मत लाइए, सुनिए भी मत। आप उसको, सामने वाले को नहीं रोक सकते, मैं सलाह नहीं दूंगा कि आप रोकिए, जो जिसका काम भगवान उसका तय करेंगे, आपको तय करने की जरूरत नहीं है, पर आप उसको सुनिए भी मत, क्योंकि अगर आप सुनेंगे तो आप उस पाप के हकदार होंगे। ये नेहा पठानिया, इन्होंने पूछा है, मेरा सिंह लग्न है और बुध 12वें भाव में 4 डिग्री के, क्या मेरा बुध खराब है? सिंह लग्न और बुध 12वें भाव में, तो यानी धनपति बनकर के 12वें भाव में बैठे हैं। तो देखा जाए तो कर्क राशि में 4 डिग्री पर है, तो मृत अवस्था में, तो ठीक है, इनका मृत अवस्था में होना ही ठीक है, क्योंकि धनपति बनकर के और लाभपति जाकर के व्यय में बैठे हुए हैं, तो उस अवस्था में धन संचित नहीं होने देंगे। फिर भी बुध को ठीक करना है तो आप गणेश जी की आराधना करिए, इससे बेहतर उपाय कुछ नहीं होगा। जसोजीत मुखर्जी, इन्होंने पूछा है, मेष लग्न की कुंडली में गुरु वक्री होकर के सिंह राशि में हो, वक्री मंगल और राहु के साथ हो, तो क्या जातक अपने कर्म स्थल में शीर्ष में पहुंचेगा? मेष लग्न की कुंडली में गुरु वक्री होकर के सिंह राशि में वक्री मंगल और राहु के साथ हो, बिल्कुल पहुंचेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। भाग्य भाव में जिसके गुरु बैठे हो भी मंगल के साथ, कहना ही नहीं है। और श्री प्रकाश शर्मा जी ने पूछा है, कुंडली मिथुन लग्न की है, शनि कर्क राशि में है 12वें भाव में, सूर्य गुरु चंद्रमा है, 12वें भाव में सूर्य गुरु चंद्रमा है, 10वें में शुक्र मंगल केतु हैं, 11वें में बुध है, हम डॉक्टर हैं, काम नहीं चल रहा है, उपाय बताइए। मिथुन लग्न की कुंडली है और लग्न है, शनि कर्क राशि में बैठे हैं 12वें भाव में, सूर्य गुरु चंद्रमा भी सब 12वें में है, ठीक है। कुंडली तो आपने शायद दाएं बाएं इसमें कर दिया है। कर्क लग्न में आपने लिखा है कि शनि कर्क राशि में है 12वें भाव में, और सूर्य गुरु चंद्रमा है 10वें में, शुक्र मंगल केतु है 11वें में। अगर परिस्थिति ऐसी ही है जो मैं बोल रहा हूं तो भी मैं आपको बता देता हूं, आप डॉक्टर हैं और मेडिकल के फील्ड में परेशानी है, रोज अपने कार्यस्थल पर पहुंच करके अश्विनी कुमार, ये सर्वप्राचीन औषधि के देवता हैं, वैद्य, तो आप इनको ध्यान करके मन में, अश्विनी कुमार, इनको ध्यान करके इनके नाम से घी का दिया जलाइए, इनकी कृपा हो जाएगी। और एकता त्रिपाठी जी हैं, उन्होंने पूछा है, कर्क लग्न, अगर कर्क लग्न और धनु राशि की कुंडली में लग्नेश 6ठे भाव में शनि के साथ हैं और उन पर 12वें भाव से राशि गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, तो क्या फलादेश होगा? कर्क लग्न और धनु राशि की कुंडली में लग्नेश 6ठे भाव में, ठीक है, शनि के साथ विषयोग, ये फलादेश यही होगा कि जो विषयोग और अवयोग के चलते जीवन में बहुत संघर्ष हो सकता था, उस संघर्ष में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी आएगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही। हालांकि वो गुरु खुद ही इस कुंडली के सर्वाधिक कारक ग्रह बनकर के 12वें में चले गए हैं, कमजोर ही हुए हैं, पर फिर भी उनकी दृष्टि पड़ने से कम जीवन में जो बहुत संघर्ष हो सकता था उसमें कमी आ जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, आज इतनी ही जिज्ञासाओं को लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ था। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।